हेलो दोस्त, एक छोटा सा एक्सपीरियंस के आधार पे एनालिसिस है। एनटीपीसी सीबीटी 2 कैसे क्लियर करें या कैसे क्लियर होगा। सवाल यहाँ ये नहीं है कि क्लियर नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि 45 सेकंड में पर प्रश्न यानी कैसे प्रश्न को अटेंड करें, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होनी चाहिए और कैसे इसको एग्जीक्यूट करें। तो मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बना रखा है, उसके बारे में अगर बात करेंगे तो मेरे चैनल पे रेलवे लाइव के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आ जाइएगा। CBT 1 के टाइम मैंने बनाया था, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो NTPC का मेरा ये प्लेलिस्ट है। यहाँ से आप इस RRB NTPC वाला प्लेलिस्ट ओपन कर लेंगे। इसमें हमने काफ़ी पहले बनाया था। 1 मिनट, ग्रुप डी वाला आ गया। 1 मिनट, मैं NTPC की बात कर रहा था। NTPC वाले प्लेलिस्ट में आपको जाना है। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ से होना चाहिए। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे आपका NTPC का प्लेलिस्ट है। इसमें आप नीचे में आएंगे तो नीचे में मैं CBT 1 के बाद 6 वीडियो बनाया था। 6 वीडियो में हमने सारा डिटेल, आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है आपको ध्यान से। बाकी आपकी ज़रूरत है तो देखें, नहीं ज़रूरत है कोई नहीं है। मैंने बताया है लोगों को कि कैसे एग्ज़ामों में कैसे क्लियर करते हैं हम सारी चीज़ें, तो उसके बारे में हमने बारीकियाँ की बात की थी। और 1 मिनट, थोड़ा CBT 1 का टाइम हो गया, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ तक नीचे आने में। वीडियो काफ़ी उसमें आ गए हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ आ गया, यहाँ तक देखिए, पार्ट नंबर 6 है। इसी तरह आपका पार्ट 5 यहाँ है, 4 नीचे मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा। 6 वीडियो बात किया है कि कैसे कैसे स्कोर को हम बढ़ाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। तो आप देख लीजिएगा इस बार एक प्लेलिस्ट को। मैं इसको हटाता हूँ। आपको पता ही है कि जो आपका सिलेबस है, इसमें किसी को बताने की ज़रूरी नहीं है। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, जिसमें से 50 GK, GS और करंट अफेयर, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के 35। जबकि यही प्रश्न आपको CBT 1 में जब पूछा गया था तो आपको 100 प्रश्न करने के लिए 90 मिनट दिया था। यानी यहाँ और यहाँ का बहुत चेंज है। यानी डायरेक्ट कहें तो CBT 2 में आपको 45 सेकंड मिलने वाला है। 45 सेकंड को कैसे एग्जीक्यूट करें, थोड़ा सा हम इसमें एक एक करके प्लानिंग के रूप में बताने वाले हैं। यहाँ ये सबसे पहले एक एक करके, सबसे पहले आप सुनिए कि आपका सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। 3 पार्ट, लेकिन एक्चुअली में ये फिजिकल अगर कहें तो 5 पार्ट है। 5 पार्ट कहें तो देखिए, एक बार मैं बता दूं, ये पार्ट आपका GS लिखता, इसको लिखता है जनरल अवेयरनेस। ये पूरी जनरल अवेयरनेस में आती है। और ये आता है आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग। यहाँ से 50 प्रश्न और यहाँ से 35 प्रश्न और यहाँ से 35 प्रश्न आपके आने वाले हैं। लेकिन अब इसकी टाइम के रूप में अगर एक बार जान ले तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, टोटल समय आपको 45 सेकंड दिया हुआ है। ध्यान से इसको पढ़िएगा थोड़ा। 45 सेकंड एक प्रश्न के करने का टाइम दिया हुआ है। यानी 45 सेकंड को आप गुना करेंगे 120 मिनट में, तो आपका वो टाइम आ जाएगा 90 मिनट के रूप में। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। लेकिन हम एक स्टडी के आधार पे आपको बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर जनरल अवेयरनेस, हालांकि 2-4-5 सेकंड का टाइम होगा, डिफरेंस हो सकता है, और कंप्यूटर में यानी CBT में सबसे एक्सीलेंट पर्सन होगा, मैं नीचे की नहीं बात कर रहा हूँ, सबसे अच्छा स्टूडेंट होगा जो कंप्यूटर की तरह एग्ज़ाम को सॉल्व कर सकता है, वो ये टाइम लेगा प्रश्न को सॉल्व करने में। ध्यान से देखिएगा। GA जनरल अवेयरनेस के लिए 25 सेकंड लगभग, साइंस के लिए 30 सेकंड, करंट अफेयर के लिए 40 सेकंड, मैथमेटिक्स के लिए 60 सेकंड और रीजनिंग के लिए 70 सेकंड। हो सकता है कुछ रीजनिंग ऐसे हो और कुछ मैथमेटिक्स ऐसे हो जो डिफ़िकल्ट हो, तो ये 60 और 70 सेकंड वाला इंटरचेंज हो जाता है। करंट अफेयर भी आपको याद है तो 25 सेकंड में हो सकता है, लेकिन अगर नहीं याद है तो 40 सेकंड या उससे ज़्यादा लगता है आपको सोचने और समझने, उसके ऑप्शन में पढ़ने में। अब इस हिसाब से देखिए, अगर आपके एग्ज़ाम में जाते हैं इस प्रश्न को करना है तो क्या आप कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन तो यही रहता है कि जो हमारा लोअर साइड है और एक हायर साइड है। अगर हमारे पास टाइम मैनेज की दिक्कत हो रही है तो क्या करते हैं आप, लोअर साइड वाला को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लोअर साइड वाला में अनसर्टेनिटी है, यानी अगर इसको हम
करते हैं तो गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा है, इसमें करते हैं तो सही होने की संभावनाएं ज़्यादा है। यही है इक्वेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बैलेंस करके रखता है। लेकिन हमें थोड़ी सी ट्रिक्स की बात करेंगे तो इसमें कैसे सोल्व करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो ये प्रश्न को 50 प्रश्न करना है तो 30 सेकंड एवरेज इसकी टाइम ले ले तो 25 मिनट में आप 50 प्रश्न ईजी से कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव ग्रुप में फाइट करना है। लेकिन अगर इन दोनों प्रश्न को करने जाएंगे तो आपको कितने प्रश्न है, 70 प्रश्न को करने के लिए, यानी 70 प्रश्न को टोटल करने के लिए 75 मिनट लगभग चाहिए। 35 होगा, 35 प्रश्न और 35 प्रश्न को करने के लिए आपको 75 मिनट लगभग चाहिए। इससे कम में आप नहीं कर सकते। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, 75 और 25 जोड़ दीजिएगा तो 100 मिनट होता है। लेकिन आरआरबी ने आपको दिया कितना है टाइम पता है, मात्र 90 मिनट। ये 10 मिनट का फासला बहुत कठिन पड़ता है किसी भी विद्यार्थी को, और यही मैनेज करने का टाइम होता है। इन 10 मिनट में आपको कैसे इस 10 मिनट को 90 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यूटिलाइज करना है। यानी अगर मैं कह दूं कि कोई भी स्टूडेंट को 120 क्वेश्चन कोई नहीं अटेम्प्ट करता, और कर भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ये तो कंप्यूटर करता है और जो एक्सीलेंट होते हैं कैंडिडेट वो करते हैं। तो आप क्या करना है, इनमें से तो प्रश्न छोड़ना है। अब प्रश्न कौन सा छोड़ना है, क्योंकि आपको 10 मिनट की टाइम को मेंटेन करना है, तो कौन से प्रश्न को छोड़ना है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो ये 10 मिनट के लिए हमें कौन से प्रश्न को छोड़ना है, तो आप कहेंगे कि मैं यहाँ से छोड़ दूँ। तो यहाँ से अगर 10 मिनट के लिए जो आप प्रश्न छोड़ दिए तो आपके 25 मिनट के लिए टाइम है और 10 मिनट छोड़ दिए, यानी 20-25 प्रश्न छोड़ दिए। लेकिन अगर यहाँ से प्रश्न छोड़ते हैं तो मात्र 10 प्रश्न छूटेंगे, 8 ही छूट सकते हैं। यानी हमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले को छोड़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि जो सही होता है, जिसका आंसर हमेशा बनने पे सही होता है, उसको क्यों छोड़े, हम तो यहाँ से छोड़ेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ से शुरू होता है एनालिसिस। फर्स्ट टारगेट आपका क्या है, फर्स्ट टारगेट 120 क्वेश्चन तक पहुँचना है आपको। कितने में, 90 मिनट में। अगर 80 मिनट में पहुँच जाते हैं तो और अच्छी बात है। 10 मिनट में आपके पास बाकी जो पीछे प्रश्न छोड़े हैं उसके लिए 120 तक पहला प्रश्न, ये आपका फर्स्ट एनालिसिस है। अब बच जाता है कि 10 मिनट जो हमारे पास कम पड़ रहा है उसके लिए क्या करना है। ध्यान से देखिएगा, 10 मिनट अगर कम पड़ गया है तो 10 मिनट में हमने बोल दिया है कौन से प्रश्न छोड़ने हैं आपको, मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले। क्योंकि आप ऊपर वाले साइंस और रीजनिंग जो भी होना होगा वो 30 से 40 सेकंड के बीच में आपने डिसीजन ले लेना है, वो तो हो ही जाएगा। बचा हुआ है मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इसको आप इंतज़ार नहीं करते रहेंगे कि लास्ट में जाके छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, ध्यान देते जाइएगा। पहले जैसे ही जब कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखे, क्योंकि जानते हैं रेलवे में मिक्स क्वेश्चन होता है, कोई ऐसा नहीं होता कि रीजनिंग आ रहा है तो रीजनिंग ही होते जाता है। रीजनिंग के बाद मैथ, मैथ के बाद आपका जीके, जीके के बाद जीएस, जीएस के बाद कुछ और सारे प्रश्न लगातार करंट अफेयर वगैरह वगैरह एक दूसरे के आसपास होते हैं। तो जैसे ही आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्न दिखे, चाहे 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 हो या क्वेश्चन नंबर 5 हो या 10 हो, जैसे ही डिफिकल्ट देखे आप उस प्रश्न को स्किप कर दीजिए। इसमें टाइम आपको नहीं देना है। दूसरा, क्वेश्चन में डाटा बहुत ज़्यादा दिया हो, कोई एक प्रश्न है 30, 40, 80, 70, 90, ऐसा बहुत सारे डाटा दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों को स्किप पहले कर देना चाहिए और इसको मार्क फॉर रिव्यू में लेना चाहिए। मार्क फॉर रिव्यू, क्योंकि इस प्रश्न को बाद में आप देखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन के आपने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में ही देखते ही पता चल जाएगा कि एक का है 2.23, 2.24, 0.234, हम 0.234 और 0.231। ऐसे प्रश्नों में गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, ह्यूमन एरर होता है, टाइम कंज्यूम करता है। ऐसे प्रश्न अगर दिखे जिसमें ऑप्शन बहुत नज़दीक नज़दीक है मैथमेटिक्स रीजनिंग में, उसको पहले अभी मार्क फॉर रिव्यू में ले जाएं। उसके बाद क्वेश्चन का पैराग्राफ बहुत लंबा हो,
तो पढ़ने का टाइम आपको ज़्यादा ले लेता है वो प्रश्न। क्वेश्चन सोल्व करना हो सकता है कम समय में हो जाए, लेकिन पढ़ने का टाइम समय ज़्यादा ले लेता है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको स्किप कर देना चाहिए उस समय, या मार्क फॉर रिव्यू में ले जाना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न दिखता है जिसकी प्रैक्टिस आपने नहीं किया है, या आपको स्टार्टिंग से ही डिफ़िकल्ट लगता है, ऐसे प्रश्नों में अपना समय बर्बाद ना करें। तो 10 मिनट आपको यहाँ से बच सकते हैं। इन सारे चीज़ों को अगर एक बार आप अप्लाई करके कोशिश करते हैं तो आपका 10 से 10 मिनट सोल्व हो जा सकता है। और जो हमने पहला आपसे डिस्कस किया था, क्या पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, यहाँ से 5 पॉइंट थे। और लास्ट आखिरी पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप 90 मिनट का न इंतज़ार न करके 80 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। चाहे आपकी प्रश्न 120 में से 80 या 85 ही क्यों नहीं हो रहा हो, 10 मिनट जो आपको यहाँ कम पड़ रहा था, आप 10 मिनट बचा लें और जो मार्क फॉर रिव्यू है उन्हीं क्वेश्चन को आंसर दें, ना कि सबको। जिसका आंसर दे रखे हैं उसका आंसर नहीं चेंज करें, कभी नहीं चेंज कीजिएगा। अब कहते हैं कुछ लोग कि मैं लास्ट में आंसर चेंज कर दिया। कब कर दिया? लास्ट में आंसर चेंज कर दिया। और लास्ट में आंसर चेंज करने का परिणाम क्या होता है? पहले आपने जो सोच समझ के आंसर दिया था वो तो गलत होगा, ज़्यादा चांस है, लेकिन आपका जो शुरू में जो समय उस प्रश्न पे दिए थे वो बेकार चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप क्या करना है, तीनों चारों चीज़ों को रिव्यू कर ले अगर वीडियो में, तो पहले आपको 10 मिनट अगर कम पड़ रहा है, आपके प्रैक्टिस में कम पड़ रहा है, तो वो आप छोड़ दे रीजनिंग मैथ वाले प्रश्न को। दूसरा, आपको 10 प्रश्न जो छोड़ने हैं वो इस तरीके से छोड़ने हैं। और तीसरा, आपके पास जो प्रश्न ऐसे आते हैं लास्ट में कि समय से पहले अगर आप प्रश्न कर लेते हैं तो जो पीछे वाले मार्क फॉर रिव्यू प्रश्न है उसको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उस पर आपने समय गुजारा है लेकिन आंसर नहीं दे पाए हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका वो 2, 3, 4, 5 नंबर, 4 नंबर तक आपके आ जाएंगे। लेकिन उत्तर चेंज करने की कोशिश नहीं करें। थैंक यू, धन्यवाद।